उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बादल फटने के बाद कल सैलाब ने तबाही मचाई थी। पूरा गांव मलबे में समा गया था। देखते ही देखते कुदरत के कहर ने धराली के मंजर को ही बदल कर रख दिया। लगातार बारिश और अंधेरे की वजह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई, लेकिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाने की तैयारी है, जिसके लिए सेना और आईटीबीपी के जवानों ने कमर कसी हुई है। 50 से ज्यादा लोग यहां पर फंसे हुए हैं। इस बात की आशंका है। एनडीआरएफ लगी हुई है, एसडीआरएफ है, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतरे हुए हैं और आज युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। अब तक 130 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। धराली में किस तरह से तबाही का ये सैलाब आया और देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले गया और यहाँ 4 लोगों की मौत की खबर है और बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग अभी तक लापता है। और इसी बीच मलबे में ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है। मलबे के ढेर में कहीं कोई लोग दबे हुए ना हो और इसीलिए उनको खोजने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरा का पूरा गांव धराली में इस तबाही के सैलाब में समा गया। देखिए किस तरह से जो फ्लैश फ्लड आया वो इतनी रफ्तार से आया कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। सब अपने घरों में, वहां पर होटल थे, दुकान थी, वहां आराम से थे। उन्हें क्या पता था कि पीछे से ये सैलाब आ रहा है जो बहा कर ले जाएगा जिंदगियों को अपने साथ। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से तबाही मच गई और ऐसी तबाही की पूरा खीर गंगा नाम का गांव सैलाब में बह गया, जहां मलबे से लोगों को निकालने का संघर्ष जारी है। धराली गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत की खबर। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान बचाव काम में जुटे हुए हैं। सेना के जवान भी मलबे के ढेर में जिंदगियों को तलाश रहे हैं। अब भी 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि गांव के 40-50 मकान मलबे में दबे हुए हैं। धराली बाजार का बड़ा हिस्सा मलबे की चपेट में आने से तबाह हो चुका है। वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, मदद के लिए तैयार है ये। यही नहीं, 3 आईएएस अधिकारियों को भी मौके पर भेजा गया है। पुलिस के 300 से ज्यादा जवान भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही केंद्र ने राज्य को हर संभव मदद की बात कही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद आपदा राहत के लिए जवानों को धराली भेजा गया, लेकिन ये जवान भटवाड़ी गांव में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि यहां पर सड़क बह गई और सड़क बह जाने की वजह से ये भटवाड़ी गांव में ही फंस गए, जिसे आईटीबीपी की टीम मरम्मत करने में अब सड़क की जुट गई है। तो आईटीबीपी की टीम सड़क ठीक कर रही है ताकि वो आगे जहां पर ये पूरा सैलाब आया और सैलाब अपने साथ गांव को बहा ले गया, वहां तक पहुंच सके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इसीलिए अब इस सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है। भटवाड़ी गांव में 150 मीटर सड़क ये बह गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आगे सिर्फ दरिया ही दरिया दिखाई दे रहा है। और अब जो आईटीबीपी के जवान यहां जा रहे थे, रेस्क्यू टीम जा रही थी आगे धराली की तरफ, वो यहां फंस गई है और इसीलिए पहले यहां पर वो मरम्मत की जाएगी सड़क की और आगे फिर वो बढ़ पाएंगे। और उत्तराखंड में कल के दिन की अगर बात की जाए तो लगातार यहां पर तबाही देखने को मिली। बलराम पांडे उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम, युद्ध स्तर पर आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, इस तरह की बात कही जा रही थी। अभी फिलहाल क्या हालात हैं, क्या जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हम भटवाड़ी से 12 किलोमीटर पहले हैं, जहां पर सड़क बह गई है, जिसको ठीक करने के लिए जो आईटीबीपी के जवान हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहां पर काम कर रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सड़क है वो पूरी तरह से बह गई है। इसको रिपेयर किया जा रहा है ताकि ठीक सामने आप देख सकते हैं कि करीब 5 एम्बुलेंस खड़ी हैं। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवानों की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं ठीक सामने आती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ये सारी टीमें जो हैं वो धराली गांव जा रही
रही हैं, वहां पर रेस्क्यू के लिए इन्हें भेजा गया है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर सड़क बही है, उसके बाद से काफी देर से ये जो जवान हैं वो मशक्कत कर रहे हैं कि सड़क को ठीक किया जाए, ताकि जो ये काफिला है आईटीबीपी का और एनडीआरएफ का वो आगे बढ़ सके। जो एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई हैं उनको आगे भेजा जा सके, ताकि वहां से जो रेस्क्यू करके लोग निकाले जा रहे हैं उन्हें अस्पतालों में भेजा जा सके। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें कई जगह देखने को मिली हैं, जहां पर सड़कें टूट गई, या तो बह गई या दरक गई, जिसकी वजह से जो यातायात है वो बाधित हो रहा है। और इसीलिए जो टीमें उत्तरकाशी से या देहरादून से निकली हुई हैं वो धराली पहुंचने में दिक्कत महसूस कर रही हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और ठीक सामने हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से टीमें इंतजार कर रही हैं कि कब ये सड़क ठीक होगी, उसके बाद वो धराली गांव पहुंचेंगे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भाग लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की तस्वीरें उत्तरकाशी में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से तबाही आई है धराली में, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, और लगातार सेना की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करने में लगी हुई हैं। और जो वहाँ पर अगर हम बात करें जो हर्षिल है, जहाँ पर सेना का कैंप था, बताया जा रहा है कि करीब 10 जवान अभी भी लापता हैं, जिनको तलाशने के लिए लगातार सेना के जो जवान हैं वो काम कर रहे हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है वो काम कर रही है। और 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। जो जानकारी मिली है प्रशासन की तरफ से, उसमें बताया गया कि करीब 150 लोगों को रेस्क्यू करके राहत कैंप में लाया गया है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, उन्हें खाद्य सामग्री दी जा रही है। और जहां पर खतरा महसूस हो रहा है वहां आसपास रहने वाले लोगों को भी रेस्क्यू करके दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जो आपदा उत्तरकाशी में आई है उससे पूरी तरह से निपटा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं सेना के जवानों के लिए और जो एनडीआरएफ की टीम लगी है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं उसमें रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो टीमें भेजी जा रही हैं वो भी पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि जगह जगह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो बह गई हैं, जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हो रहा है। और घंटों मशक्कत करने के बाद जो सड़कें हैं वो ठीक हो पा रही हैं। देर रात भी एक सड़क बह गई थी, वहां पर भी लगभग 3 से 4 घंटे जो आईटीबीपी के जवान हैं उन्होंने कड़ी मशक्कत की, उसके बाद वहां से वाहनों को निकालने की कोशिश की गई। और आप देख सकते हैं कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से सुबह करीब 5 बजे के आसपास ये जो सड़क है वो बही है, और अभी तक यहाँ पर इसको ठीक करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो सड़क मार्ग है उसे ठीक किया जाए, ताकि जो वाहन यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है, जो आईटीबीपी के जवान यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको यहाँ से निकाला जाए, ताकि जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जा सके। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा पीछे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर आपको मुस्तैद नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर सड़क बह गई है, किसी तरीके का कोई हादसा ना हो इसको लेकर के प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं ये काफी चुनौती भरे हैं, और यही वजह है कि चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे एसडीआरएफ के जवान हो, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है इस मुश्किल की घड़ी में रेस्क्यू करना। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से ये सड़क, आप दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से देखिए पूरी दरार आ चुकी है, और यहाँ से वाहन निकालना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि आप देखिए पूरी सड़क यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से दरक गई है और ये दरार आ चुकी है, और इसकी वजह से यहाँ से वाहन नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए आप देखिए ठीक सामने, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनके जो जवान हैं वो आप देखिए ठीक सामने रुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये जो सड़क है वो पूरी तरह से आगे क्षतिग्रस्त हो गई है। और आप देखिए कि दरार आ चुकी है सड़क में, ये कभी भी
गिर सकती है, कभी भी इस पानी में समा सकती है। और यही वजह है कि पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से और जो आईटीबीपी के जवान हैं उनकी तरफ से। हालांकि अब धीरे धीरे जो वाहन हैं उनको निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है, सावधानी बरती जा रही है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से जो एनडीआरएफ की गाड़ी है उसे आईटीबीपी के जो जवान हैं वो सावधानी पूर्वक आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये टीमें तो रेस्क्यू नहीं ऑपरेशन पहुंचेंगी के लिए जा रही टीमों को हर मोर्चे पर ही यहाँ पर धीमा संघर्ष करना पड़ रहा है, चुनौतीपूर्ण हालात से जूझना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी मिली है। अगले 5 दिन भारी बारिश उत्तराखंड में हो सकती है और इसी के मद्देनजर ये चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले 5 दिन भी उत्तराखंड में चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम के मद्देनजर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन इस रेस में सैलाब उन लोगों से आगे था। जमीन से कई फीट ऊंचा बहाव पहाड़ को चीरता हुआ इन बिल्डिंग से टकराने लगा। मौत की इस आवाज को सुनकर वहां रहने वाले लोग जान बचाकर भागते दिखे। कुछ लोग दौड़ लगा रहे थे तो कुछ अपनी गाड़ी लेकर सैलाब से बचकर भागे। लेकिन इससे पहले कि सब लोग निकल पाते, सैलाब उन तक पहुंच गया। मिट्टी, पेड़, पत्थरों से भरे पानी ने जान बचाकर भाग रहे दर्जनों लोगों को खामोश कर दिया। ना तो लोगों को भागने का वक्त मिला, ना कुछ सोचने समझने का। एक झटके में सैलाब आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। कुछ लोग होटल के अंदर थे, कुछ सड़क पर थे और दहशत देखते ही अफरा तफरी मच गई। इस तबाही में कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वहां मंजर ऐसा था कि लोग चीख रहे थे और सैलाब नीचे घरों को तोड़ता जा रहा था। पहाड़ों से बहकर आए सैलाब ने एक एक कर कई लोगों को बेघर कर दिया। घर के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देखा। खीर गंगा के इस पर्यटन क्षेत्र में बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स थे। सैलाब ने सबको मिट्टी में मिला दिया। पतले से नाले में रास्ता बनाते हुए आए पानी ने उत्तराखंड के धराली बाजार की तस्वीर बदल दी। जो जगह थोड़ी देर पहले गुलजार थी, हंसते खेलते लोग नजर आ रहे थे, वहां पल भर में ही तबाही का ऐसा सैलाब आया कि जिंदगी को अपने साथ बहा कर ले गया। बलराम पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस तरह से आपने दिखाया कि अभी फिलहाल आईटीबीपी की जो टीम जा रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो सड़क की मरम्मत की वजह से वहां पर रुकी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह एक ही झटके में ये जो फ्लैश फ्लड आया वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। क्या कहा जा रहा है वहां पर कैजुअल्टीज को लेकर और जिस तरह से मलबे के ढेर में जो ऑपरेशन जिंदगी ढूंढी जा रही है उसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। लगातार सेना की टीम, एनडीआरएफ की टीम उन्हें तलाश कर रही है। और हर्षिल में जो सेना का कैंप था वहाँ पर भी पानी ही पानी नज़र आ रहा है और वो कैंप पूरी तरह से बह गया है। 10 जवान अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है और यही वजह है कि और एनडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी के जवानों को भेजा जा रहा है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आ सके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सड़क मार्ग है वो बाधित है क्योंकि सड़क बह गई है, जिसकी वजह से जो आईटीबीपी के जवान हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रलय आई है, जिस तरीके से ये आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा आई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं
पूरे उत्तरकाशी में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जी। अलर्ट है। लगातार जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहां पर लगातार जो रेस्क्यू करके लोग निकाले जा रहे हैं, उन्हें राहत कैंपों में भेजा जा रहा ठीक है बलराम, और हम जो आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में मंगलवार को बादल फटने से तबाही आ गई। एक दिन में 3 जगह बादल फटे। ये बादल कहां कहां फटे आपको बताते हैं। धराली खीरगंगा में बादल फटने की एक घटना हुई, जिसके बाद धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जबकि हर्षिल में भी बादल फटने की घटना से आर्मी कैंप में बड़ा हादसा हुआ है। यहां कई जवानों के बह जाने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा सुखी टॉप, अबना बुग्याल में भी बादल फटने से नदी उफान पर है। साथ ही गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर मलबा और बोल्डर आ गया, जो हालात को और चैलेंजिंग बना रहा है और चुनौतियां खड़ी कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी आपदा को लेकर दिया है बड़ा बयान। कहा कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने आगे कहा कि केंद्र का पूरा सहयोग राज्य को मिल रहा है और तेजी के साथ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है और सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ सभी मिलकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी दिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है। तबाही सिर्फ उत्तरकाशी के धराली में ही नहीं मची। कुदरत ने इस इलाके में एक साथ 3 जगह हमला किया। फर्क सिर्फ इतना था कि धराली में सैलाब उस जगह पर बहकर आया जहां मकान और होटल बने हुए थे। आपको धराली और उसके आसपास हुई बादल तोड़ मुसीबत की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर, जगह धराली, खीरगंगा में बादल फटा। ऐसा लगा कि 30 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा लगा मानो पहाड़ के रास्ते में मौत दौड़ती हुई आ रही थी। ऐसा लगा मानो देवभूमि में मलबे की भेस में कोई दैत्य आ गया था। लोग भागते दिखे, कुछ पैदल थे, कुछ गाड़ी से, लेकिन इस विनाशकारी मलबे से कोई नहीं बच पाया। खिलौनों की तरह इमारतें ध्वस्त हो गई। जान बचाकर भागते लोगों को मलबे ने निकल लिया और धराली के इस हिस्से में अगर कुछ बचा तो सिर्फ तबाही का मंजर। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, लेकिन 30 सेकंड में भला कोई इंसान कहां तक दौड़ लगा पाता। जिंदगी और मौत की इस रेस में मौत ने बाजी मार दी। दूसरी तस्वीर, जगह सुखी टॉप, अबना बुग्याल में बादल फटा। बादल सुखी टॉप में भी फटा, तबाही सुखी टॉप में भी आई और डराने वाला मंजर सुखी टॉप में भी था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि सुखी टॉप में जिस जगह तबाही मची वहां कोई रिहायशी इलाका नहीं था, लेकिन जिस परिवार ने ये वीडियो बनाया वो दर्द उस परिवार की बातचीत से महसूस करिए। सीधा ऊपर आ गया और आ गया ऊपर। अब क्या होगा मम्मी? क्या बहन बड़ा हो गया? ये पूरा का ढक गया। अनकौन रहेगा क्या? अब हम चलते हैं। ई बेटा, ये क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे! अरे वहाँ झील बन जाएगा। अब झील रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा। सुखी टॉप में बादल फटा तो नदी उफान पर आ गई। पानी का वेग इतना तेज था कि लोग दहशत में आ गए। बारिश यहाँ पर कल से और सुबह से तो लगातार ही हो रही है, इसलिए ये विजुअल कम आ रहे हैं। बिल्कुल अभी उफान पे है और ये लकड़ियाँ आप देख रहे हैं बहते हुए, पूरे के पूरे पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। अब जाके ये पानी जो है यहाँ पर
पहुंचा है। साफ है कि स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल अब भी बना हुआ है। तीसरी तस्वीर, जगह हर्षिल, आर्मी कैंप के पास बादल फटा। ये चीख डराने वाली है, ये शोर परेशान करने वाला है। सीटी बजा रहे लोग वहां रहने वालों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों के कान तक सीटियों की आवाज पहुंचती, उससे पहले ये सैलाब तबाही मचाने उतर आए। बादल फटने के बाद कुदरत का तांडव हर्षिल में भी वैसा ही नजर आया जैसा सुखी टॉप और धराली में दिखा था। अरे यार बोले यार 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। अबे भाई, हरे राम अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। पहाड़ों पर जो पेड़ थे उन्हें चीरता हुआ ये सैलाब नदी में आकर गिरा। हालात ये हो गए कि आर्मी कैंप के पास से बहने वाला नाला उफान पर आ गया। कई जवानों के बहने की भी सूचना मिली। ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े फोड़ रहे हो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, हालात डराने वाले, और प्रकृति का ये रूप सोचने पर मजबूर कर देता है कि पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वाले लोग भला कैसे रहते होंगे। ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव के इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। यानी एक ही दिन में उत्तरकाशी की 3 जगहों पर कुदरत ने ऐसा अटैक किया कि पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर सहम गया। जब आफत की सुनामी बर्बादी का शोर मचा रही थी और सैलाब अपने सामने आने वाली हर एक चीज को मलबे में दफन कर रहा था, उस वक्त चीख पुकार के बीच धराली की धरती से एक और आवाज सुनाई दी जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा ये कि आखिर जब सैलाब आया तो सीटी क्यों बजाई जा रही थी। पूरे धराली में हम लोग देखा सैलाब का शोर और धराली के रिहायशी इलाकों में मचती चीख पुकार के बीच अगर कोई तीसरी आवाज सुनाई दी तो वो इन सीटियों की आवाज थी जो धराली के हर एक क्षेत्र से आ रही थी। लेकिन क्यों? जब बर्बादी की सुनामी धराली की ओर बढ़ रही थी तो धराली में लोग सीटी क्यों बजा रहे थे? क्या इस सीटी का धराली में आई आपदा से कोई कनेक्शन है? आखिर सीटी का मतलब क्या है? दरअसल पहाड़ हो या फिर समुद्र, हर क्षेत्र में जहां आपदा की संभावना हो वहां लोगों को अलर्ट करने के लिए सीटी बजाई जाती है ताकि सीटी बजते लोग अलर्ट हो जाएं और आपदा के हिट करने से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। धराली में भी यही हुआ। अगर आप धराली में आपदा की तस्वीरों को शुरुआत से देखेंगे तो साफ पता चलता है कि आफत की सुनामी जब धराली से दूर ही थी, धराली की धरती से सीटियों की आवाज आनी शुरू हो गई थी। अगर गौर करेंगे तो जैसे ही सीटी बजना शुरू हुई, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तस्वीरों में कई लोग सैलाब के धराली को हिट करने से पहले ही भागते दिखे। ये सब सिर्फ सीटियों की आवाज की वजह से हो पाया। सीटियों की आवाजें आपदा के गुजरने के बाद तक आती रही ताकि सुरक्षित बच गए लोगों को अलर्ट किया जा सके। हालांकि इसके बावजूद तमाम लोग खुद को सुरक्षित नहीं कर पाए। इसीलिए नहीं कि उन्हें सीटी की आवाज नहीं सुनाई दी, बल्कि शायद इसीलिए क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो सैलाब की चपेट में आ गए। हम आपको बताते हैं जहां बादल फटने की घटना हुई, ये धराली गांव है कहां। दरअसल धराली उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी का एक हिस्सा है। ये घाटी गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। आपको बता दूं कि समुद्र तल से ये जगह 2745 मीटर पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये जाना जाता है। धराली का ये इलाका हर्षिल और गंगोत्री के बीच में स्थित है। ये हर्षिल से 7 किलोमीटर दूर है।
वहीं धराली जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 79 किलोमीटर दूर है। बता दूं कि उत्तरकाशी से यहां जाने में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। तो किसी को कुछ पता भी नहीं था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। कोई होटल में आराम कर रहा था, कोई अपने घर में काम कर रहा था, तो हर्षिल में आर्मी के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी दबे पांव कुदरती सैलाब आया और सब कुछ, जी हां सब कुछ, उसी सैलाब में बह गया। ये तबाही के बाद की तस्वीर थी। सैलाब का तांडव शांत हो चुका था। जहां मकान थे वहां मलबे का ढेर जमा था और इसी ढेर में कुछ लाशें दफनी थी, तो कुछ लोग जिंदा बचकर भागते हुए दिखाई दिए। इस शख्स को देखिए, ऐसा लग रहा था कि मौत इसे छूकर निकल गई। अरे भाग भाग! अरे डूबेगी! वो वायरस से की व्यवस्था करो यार। भाग भाग भाग! अरे इसको भी खींचो यार, फंस गया। दहशत से भर देने वाला ये मंजर जिसने भी देखा उसका दिल सहम गया। ऐसे बहुत कम लोग ही थे जो मौत को मात देकर बाहर निकल आए, और इसके लिए भी उन्होंने कम संघर्ष नहीं किया। जिन लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा वो शायद ही कभी इसे भुला पाए। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है। अभी पूरे उत्तरकाशी में 5 अगस्त की तारीख कोई भूल नहीं पाएगा। जो बर्बादी हुई उसकी भरपाई में न जाने कितना वक्त लग जाएगा, और अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ध्यान दें, हर्षिल धराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। पूरे उत्तरकाशी में जगह जगह पुलिसकर्मी घूम रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं। सभी लोगों को सूचित किया जाता है, गंगा नदी का जलस्तर लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है, नदी के किनारे सतर्क रहें या फिर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। पहाड़ों को चीरते हुए जो मलबा हर्षिल और धराली तक पहुंचा, वो तबाही मचाने के बाद नदी नालों में चला गया, और जो तस्वीरें आई वो कम परेशान करने वाली नहीं थी। अरे पहाड़ ढाई गए, ये पहाड़ ढाई गए, अरे ताना ढाई चाहिए, चल वापस। सिर्फ नदी और नाले ही नहीं, बादल फटने के बाद मलबा इतना भयानक कि उसने सड़कों पर भी कब्जा कर लिया। ये उस हिस्से की तस्वीर है जहां मकान तो नहीं गिरे, लेकिन सैलाब ने यहां की सूरत पूरी तरह बिगाड़ दी। मलबे की चपेट में आने के बाद गाड़ियां खिलौनों की तरह बिखरी हुई दिखाई दी। जरा सोचिए, जिस जगह पर मकान थे, होटल थे, वो जगह पूरी तरह सपाट है। 25 से ज्यादा होटल मलबे के ढेर के साथ ताश के पत्तों की तरह बह गए। आप खुद अंदाजा लगाइए इसमें कितना नुकसान हुआ होगा। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में कलाई आपदा की, जहां एक नहीं बल्कि 3 जगह पर बादल फटे। तो मन में सवाल आता है कि आखिरकार कैसे फटते हैं बादल। अब मैं आपको एनिमेशन के जरिए ये समझाती हूँ कि आखिरकार बादल कैसे फटते हैं। तो मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कम समय में 100 मिलीमीटर यानी 1 लाख मीट्रिक टन या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे कहते हैं बादल फटना। वैसे खास बात यह है कि इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है मानो जैसे आसमान में पानी का बड़ा गुब्बारा अचानक ही फट गया हो। इस दौरान कभी कभी ओले भी गिरते हैं तो कभी बिजली भी कड़कती है। इस पूरी प्रक्रिया में बारिश के तूफान में ऊपर की ओर बहती हवा की धाराएं भारी मात्रा में पानी को ले जाती हैं। अगर बहती हवा की धाराएं अचानक रुक जाए तो तबाही मच जाती है। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को बहुत नुकसान पहुंचता है, जैसा कि कल भी उत्तराखंड में देखने को मिला है। तो उत्तरकाशी में तबाही के बाद हालात भयावह हैं। एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू करना भी किसी जंग से कम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बचाव दल की टीम मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। एसडीआरएफ का दावा है कि उसने गंगोत्री में 70 से 80 लोगों का रेस्क्यू किया है। जो टीम जो हमारी गंगोत्री में है, जिसमें हमारे 7 लड़के थे और उन्होंने
थराली के विभिन्न स्थानों से 70 से 80 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके गंगोत्री ले जाया गया है। एसडीआरएफ के लिए रेस्क्यू करना और एक एक लापता को खोजना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि मलबा 50 से 60 फीट ऊंचा है। यही वजह है कि एसडीआरएफ की टीम ने 40 लोगों को रिजर्व में रखा है। उधर आईटीबीपी ने स्थानीय लोगों को कोपांग में एक कैंप में रखा है, जहां डॉक्टर घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर करीब 1:45 बजे थराली में अचानक बादल फटा और फिर जो तबाही मची उसने पूरे उत्तरकाशी को हिलाकर रख दिया। तो उत्तराखंड के हर्षिल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि बादल फटने से नौजवान लापता हैं। लापता 11 जवान भी यहां पर बात कही जा रही है कि उन्हें ढूंढने के लिए भी यहां पर तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, तमाम कवायदें हैं वो की जा रही हैं। 2 जवानों को सुरक्षित बचाया गया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। और उत्तराखंड के हर्षिल में अब तक क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें लगातार हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार में एक बड़ा हादसा हो गया। वहां शिवालिक पर्वतमाला से एक बड़ा पत्थर टूटकर नीचे रेलवे ट्रैक पर आ गिरा, जिसका वीडियो सामने आया है। अरे भैया! हरिद्वार के भीमगोड़ा रेलवे टनल और काली माता मंदिर के पास मनसा देवी की पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। राहत की बात यह है कि रेलवे ट्रैक के पास लोहे का जाल लगाया गया था, जिससे लोहे का जाल तो टूटा लेकिन कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। इस दौरान तेज धमाके वाली आवाज से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बड़ा भयंकर भाई। ओहो! व्यापार मंडल ने पूरी दुकानें बंद करा दी हैं, लेकिन फिर भी बचाव हो गया है। बच्चों को भगवान ने ठीक रखा है। पहाड़ से बोल्डर गिराने की वजह से रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा है और इलेक्ट्रिक लाइन भी टूट गई है। कोई जान माल का ऐसा हानि नहीं है। राहत बचाव कार्य जो वहां पर जारी है और इसमें जो भी ट्रैक पे मलबा आया है उसको हटाने का काम रेलवे विभाग के अलग अलग विंग्स द्वारा किया जा रहा है। भीमगोड़ा रेलवे टनल के पास हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है और फिलहाल मौके पर मलबे को हटाने और रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। वहीं उत्तराखंड जैसी ही तबाही हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी देखने को मिली। मंडी में एक बार फिर तबाही वाली बूंदाबांदी हुई। इतना पानी बरसा कि पहाड़ों में बहने वाली छोटी नदियां भी खतरनाक हो गई। फिलहाल लोगों के घरों के ठीक बगल से जानलेवा सैलाब बह रहा है। इस खतरनाक सैलाब के सबसे करीब रहने वाले लोग बस ये मना रहे हैं कि पानी उनके घर के अंदर ना आ जाए। पंडोह के इस जियोनी खड्ड के किनारे जितने घर हैं उन घरों में घुसने को ये बेताब नजर आ रही है जियोनी खड्ड जो है, क्योंकि इसका पानी लगातार बढ़ रहा है। व्यास नदी में जाकर मिलने वाली सहायक नदी जूनी खड्ड का ये पानी मंडी जिले में तबाही लाने की ताकत रखता है। इसी तरह बाढ़ का पानी मंडी के गुटकर इलाके में भी आया। पानी ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को डुबा दिया। रात में सूखी जमीन पर खड़ी गाड़ियों के अंदर तक पानी भर गया। पहाड़ों में जैसे ही बारिश ज्यादा हुई वैसे ही भूस्खलन होने लगता है। अभी भी यही हो रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ की सड़कें चलने लायक नहीं बची। और अब हालात ये हैं कि लैंडस्लाइड के बाद लकड़ियों के सहारे गाड़ियों को निकालना पड़ा। पहाड़ दरकने के बाद पेड़, मिट्टी, पत्थर रास्ते में आए तो लोगों ने उसी के ऊपर से गाड़ी निकाल ली। चंबा के भरमौर से भी लैंडस्लाइड का वीडियो आया कि इस पहाड़ के गिरने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव देशवासियों के पहुंच से दूर हो गए। ऐसे ही एक गांव में जब एक महिला बीमार हुई तो गांव के युवाओं ने कीचड़ से भरे रास्ते से उसे पार कराया। वीडियो में एक साथ 5 लड़के इस बीमार महिला को रास्ता पार कराते दिखे। वहीं बारिश के सीजन में मैदानी राज्यों में रहने वाला समझदार व्यक्ति पहाड़ों की तरफ जाने से बचेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है तो हमारी अपील होगी कि थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि आज भी हिमाचल, उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट्स की तरफ जाने वाले रास्तों पर भूस्खलन के बाद मलबा ही मलबा है। नैनीताल में लोगों की आंखों के सामने पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरकर नेशनल हाईवे पर आ गया। महिलाएं, बच्चों से भरी गाड़ियां कुछ दूर पर खड़ी रही। थोड़ी देर के अंदर ही पहाड़ गिरा और रास्ता भी बंद हो गया।
इधर दिल्ली से मनाली जाने वाले रास्ते में पहाड़ का हिस्सा गिरकर सड़क पर आया, जिसे हटाने के लिए बुलडोजर आए। मंडी में इस वक्त हम हैं। मंडी कुल्लू जो है, दरअसल चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो है उसका ये हिस्सा है। कितना बड़ा ये लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हुआ। तो साल दर साल पहाड़ों पर कब कब बादल बारूद बनकर फटे हैं। अब आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हैं, कैसे उत्तराखंड में लगातार मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। वो आप इन हादसों की तारीखों से समझ सकते हैं। केदारनाथ में जो आपदा आई वो याद होगी आपको। 16 जून 2013 को बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ आई और भूस्खलन हुआ, जिससे कई गांव और कस्बे तबाह हो गए। एक अनुमान के मुताबिक लापता और मृतकों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई। रुद्रप्रयाग में 13 सितंबर 2012 को रात में उखीमठ में 20 से ज्यादा गांव में बादल फटने से बाढ़ आई, जिसमें 35 से ज्यादा लोग मारे गए। नैनीताल की बात करें तो 17 से 19 अक्टूबर 2021 के बीच कई हिस्सों में लगातार बारिश हुई। इस दौरान बादल फटने के बाद आई बाढ़ से 40 लोग मारे गए और सबसे ज्यादा प्रभावित नैनीताल रहा। उत्तरकाशी में 29 जून 2025 को बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से एक निर्माणाधीन होटल को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता हो गए और बाद में 2 लोगों के शव भी मिले। तो इस तरह से लगातार बादल फटने की घटनाएं, लगातार हादसे और हादसों में लोगों की जिंदगियों का जाना। और वहीं अब यूपी के प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो यूपी की बात की जाए तो यूपी के प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक गंगा गदर मचा रही है। गंगा जीवनदायिनी है, लेकिन गुस्से में उफनती गंगा ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। सब कुछ पानी के आगे बेबस है। नदी के आसपास के तमाम रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये काशी में गंगा के रौद्र रूप और तबाही की मिसाल है। उफनती गरजती गंगा रिहायशी इलाकों में घुसती चली जा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार कुछ धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन पानी अब भी बढ़ रहा है और लोगों को डरा रहा है। वाराणसी में खतरे का निशान 71.26 मीटर है, जबकि सोमवार को गंगा का जलस्तर 72.03 मीटर रिकॉर्ड किया गया। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा शहर के सभी 88 घाटों को जलमग्न कर चुकी है। कॉलोनियां तालाब बन चुकी हैं। जिन गलियों में लोग पैदल नहीं चल पाते थे, वहां नाव चल रही है। गंगा के गदर के बीच देवदूत बनकर आया है एनडीआरएफ, जो न सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूम घूम कर मदद पहुंचा रही है, बल्कि फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू भी कर रही है। वाराणसी में गंगा ही नहीं, उसकी सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। जो पानी लोगों की प्यास बुझाता है, वही आज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। फर्जी बाबाओं के चंगुल में साधारण आदमी का फंसना तो आपने ऐसी खबरें कई बार सुनी होगी, लेकिन मुंबई में एक डॉक्टर फर्जी बाबा के चंगुल में फंस गया। ये फर्जी बाबा डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचा और उसके हाथ से सोने का कड़ा लूटकर फरार हो गया। क्लिनिक में लगे सीसीटीवी में जो वीडियो कैद हुआ, उसमें 2 फर्जी बाबा नजर आए। एक बाबा खड़ा होकर क्लिनिक के स्टाफ से बात कर रहा था और दूसरा फर्जी बाबा डॉक्टर का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने खुद ही अपने हाथ से सोने का कड़ा निकाला और फर्जी बाबा के हाथ में थमा दिया। इसके बाद फर्जी बाबा ने कुछ ढोंग किया और अपने हाथ में सोने का कड़ा पहन लिया और जाने के लिए खड़ा हो गया। फर्जी बाबा के जाने के बाद डॉक्टर को इस बात का एहसास हुआ कि वो सम्मोहन के जाल में फंस चुका है और अपना सोने का कड़ा गंवा चुका है। यह घटना कांदिवली इलाके की है और अब दांत के डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली में कुचिपुड़ी और हिंदुस्तानी संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसमें नृत्य और संगीत के जरिए भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। सुर, ताल, साधना और संगीत का अद्भुत संगम हुआ दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जब इन 2 कलाकारों ने कला के पारंपरिक मानदंडों से आगे बढ़कर और भाषाई बाधाओं को तोड़कर सौंदर्य से भरपूर एक अलौकिक शाम में समा बांध दिया। दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी को पारंपरिक रूप से तेलुगु,
या संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन दिल्ली में हुए इस संगीत कार्यक्रम में पहली बार ध्रुपद गायिका अदिति शर्मा गर्ग और डांसर यामिनी रेड्डी ने हिंदुस्तानी संगीत और हिंदी भाषा में कुचिपुड़ी नृत्य पेश किया। एक्चुअली ये जो आइडिया आया था, ये कुचिपुड़ी की शाम हिंदुस्तानी के नाम, ये मैं और अदिति बहुत सालों से हम 2 decades we've been working, तो मैंने एक दिन सोचा एक दिल्ली ऑडियंस के लिए एटलीस्ट एक पूरा शाम जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक और हिंदी भाषा में करेंगे। बहुत लोगों ने बोला कि ऐसे नहीं लगा कि जैसे ये संगीत और नृत्य अलग अलग शैलियों हैं, जैसे इट फेल्ट लाइक इट वाज वन। किसी भी शैली की विशुद्धता पर समझौता नहीं किया गया है। 2 विधाएं जब मिलती हैं तो उसके बाद का जो सुंदर समन्वय है उसी का एक प्रयास मिला है हमें। कुचिपुड़ी की शाम हिंदुस्तानी के नाम से हुए इस समारोह में दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत पद्धति के आध्यात्म की झलक दिखी, तो संस्कृति का संगीत भी दिखा। एक तरफ जहां देश में भाषाओं के नाम पर विवाद छिड़ा है, दिल्ली में संस्कृत और संस्कृति का ये मेल एक सुकून है, आशीर्वाद है। संगीत की परिभाषा है गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम। हमारी पारंपरिक जो शैली है उसी का ही एक अनुसरण है कि तीनों विधाओं का समन्वय हो। कुचिपुड़ी नृत्य शैली भारतीय लोक और शास्त्रीय नृत्य का एक अनमोल रत्न है, जो अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति और जटिल नृत्य संरचनाओं के लिए जाना जाता है। जो नृत्य नाटिका भक्ति, प्रेम और मानवीय भावनाओं को सुंदरता से दर्शाती है। ऐसे में दिल्ली में कला का ये अद्भुत संगम नृत्य प्रेमियों, कला की परख रखने वालों और शास्त्रीय नृत्य परंपरा को कायम रखने वाले पारखियों के लिए एक यादगार अनुभव रहा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।